क्या हम अपने लोगों से कम काम करवाकर व्यापार का लाभ ज्यादा बढ़ा सकते हैं? बहुत अजीब लगता है ना? अगर मैं आपसे कहूं यह बिल्कुल संभव है, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? लीन की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम लीन की सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक वैल्यू और वेस्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको यह क्यों सुनना चाहिए? यदि आपका कोई व्यवसाय है और आप अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं, तो यह वीडियो छिपे हुए अवसरों की पहचान करने में सहायक हो सकता है। यदि आप एक कर्मचारी हैं जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस विषय से प्रेरित सुधारों को समझने और लागू करने से आपकी कंपनी को पैसे बचाने और अपने वरिष्ठों की नज़र में सम्मान अर्जित करने में मदद मिल सकती है। जिस तरह से हमें सोचने की आदत है, उसकी वजह से यह एक मुश्किल विषय लग सकता है। सामान्यतया हम जो कुछ भी आवश्यक समझते हैं, उसे मूल्यवान भी समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमें उन कामों को करना इतना जरूरी है कि उनके बिना उत्पाद बनाया या वितरित ही नहीं किया जा सकता है। ग्राहक इसके लिए केवल इसलिए भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई विकल्प नहीं दिखता है। थोड़ा ध्यान दें, यह विषय आपकी पारंपरिक मान्यताओं और दृष्टिकोण पर सवाल खड़ा कर सकता है। यहाँ दिए गए कुछ प्रस्ताव आपके पारंपरिक सोच के खिलाफ जा सकते हैं। यह सत्र एक चश्मे की तरह है। आपको इस नई दृष्टि के साथ तालमेल बिठाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप नए अवसरों को देखने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप उन्हें अपनी सफलता के लिए उपयोग कर सकते हैं। कुछ साल पहले बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर जाने और इंतजार करने में लगभग आधा घंटा लग जाता था। अगर हस्ताक्षर थोड़े अलग होते, तो बैंक कर्मचारी के कई बार हस्ताक्षर करवाते और संदेह के साथ देखते थे। और फिर एटीएम और मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के साथ निजी बैंक आए। अब आधे घंटे की बात भूल जाइए। अगर एटीएम की कतार में दो लोग भी हैं, तो हम अगले वाले पर जाना चाहते हैं। ऐसा करने वाले बैंकों ने मूल्य की अवधारणा को समझा और ग्राहक मूल्य बढ़ाने और लागत कम करने के लिए अपनी गतिविधियों को डिजाइन किया। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो यदि ग्राहक किसी चीज के लिए भुगतान करने के लिए तैयार है, तो हम उस गतिविधि को मूल्यवर्धक या वैल्यू एडिंग मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम खरीदारी कर रहे हों, विकल्पों की तलाश कर रहे हों, सही उत्पाद का चयन कर रहे हों, यहाँ तक कि अगर यह परिधान है तो इसे पहन कर देखना, ये सभी मूल्यवर्धक गतिविधियां हैं। हालांकि कतार में प्रतीक्षा करना, दुकान तक पहुंचना आदि हो सकता है ग्राहक को पसंद न हो। कुछ मामलों में भले ही ग्राहक इन गतिविधियों के लिए भुगतान नहीं करना चाहता हो, लेकिन विकल्पों की कमी के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, एक बार विकल्प उपलब्ध होने के बाद वे अक्सर आसान और सस्ते विकल्पों पर चले जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का उदय इसका एक उदाहरण है, जहां सस्ता सामान कम परेशानी में घर बैठे मिलता है। वे गतिविधियां जिनके लिए ग्राहक भुगतान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें निरर्थक या वेस्ट कहा जाता है। हाँ, हम समझते हैं कि निरर्थक एक कठोर शब्द है और शायद इसे पचाना थोड़ा मुश्किल है। हम कैसे निर्धारित करते हैं कि कोई दी गई गतिविधि मूल्यवर्धक है या नहीं? आप 3 परीक्षण कर सकते हैं, और यदि तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, केवल तभी वह गतिविधि मूल्यवर्धक कहलाई जाती है। अगर तीनों में से एक भी उत्तर नहीं हो, तो उस गतिविधि को गैर मूल्यवर्धक या निरर्थक या वेस्ट कहा जाएगा। पहला सवाल यह है कि क्या उत्पाद विशेषताओं या कैरेक्टरिस्टिक में कोई बदलाव आया है। यदि उत्पाद विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि गतिविधि गैर मूल्यवर्धक है। उदाहरण के लिए, एक दर्जी के लिए कपड़ा काटना, सिलाई करना, बटन लगाना आदि सभी मूल्यवर्धक गतिविधियां हैं। उन प्रत्येक कार्यों में उत्पाद विशेषताओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। हालांकि निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन महत्वपूर्ण होने के बावजूद उत्पाद की विशेषता में कोई बदलाव नहीं कर रहा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निरीक्षण एक आवश्यक लेकिन गैर मूल्यवर्धक गतिविधि है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि यह महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी। और कभी-कभी हम निरीक्षण के बाद उत्पाद में सुधार भी करते हैं। लेकिन जरा रुकें और सोचें, निरीक्षण के दौरान उत्पाद में कोई बदलाव नहीं हो रहा है।
हम इसे केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं। अधिक बार निरीक्षणों में हमें अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि कोई प्रतियोगी 100% अच्छे उत्पाद बनाना शुरू कर देता है और उसे निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो या तो वह मुझसे अधिक पैसा कमाएगा या कीमतें कम करके ग्राहकों को हमसे छीन लेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या ग्राहक को उस बदलाव की आवश्यकता है। यदि जो परिवर्तन हो रहा है वह वैसा नहीं है जिसकी ग्राहक को आवश्यकता है, तब भी यह मूल्यवर्धक नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक केक बना रहे हैं और केक बहुत सख्त हो जाता है, पत्थर जैसा कठोर। उत्पाद विशेषताओं में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा ग्राहक चाहता है। आपका पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन ग्राहक वह नहीं चाहता जो आपने बनाया है। अंतिम प्रश्न है, क्या हम इसे पहली बार कर रहे हैं या यह एक सुधार या रिवर्क है? सोचिए कि आपका उत्पाद पैक करने और ग्राहक को भेजने के लिए तैयार है। आप उस पर कुछ धूल देखते हैं। फिनिशिंग विभाग का कहना है कि वे पहले ही इसे एक बार साफ कर चुके हैं और भेजने से पहले फिर से साफ कर देंगे। ग्राहकों के दृष्टिकोण से यह एक बार फिर गैर मूल्यवर्धक है। ग्राहक को साफ सुथरे उत्पाद चाहिए। यदि आप सफाई पर अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं 2 या 3 बार, तो ग्राहक आपके अतिरिक्त प्रयासों के लिए भुगतान करने को क्यों तैयार होगा? वेस्ट तब होता है जब हम ऐसी गतिविधियां करते हैं जो लागत तो बढ़ाती हैं, लेकिन ग्राहक की नज़र में मूल्य नहीं। वेस्ट हमें महंगा और अप्रतिस्पर्धी बनाते हैं। वेस्ट को 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है एक संक्षिप्त शब्द टिम्बुर का उपयोग करना। आइए हम इनमें से प्रत्येक को थोड़ा और विस्तार से देखें। टिम्बुर में टी ट्रांसपोर्ट या परिवहन के लिए है। हम सबसे विवादास्पद वेस्ट से शुरुआत कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझें। सर्वप्रथम तो यह सबसे पहले परीक्षण में ही विफल रहता है। जब हम किसी वस्तु का परिवहन करते हैं तो केवल एक चीज जो बदलती है वह है उत्पाद का स्थान, और स्थान उत्पाद की विशेषता नहीं है। यह थोड़ा आदर्शवादी लगता है, तो आइए हम एक व्यावहारिक उदाहरण देखें। मान लीजिए आपको मैसूर पाक पसंद है और चूंकि आपके शहर में कोई नहीं है जो इसे बनाता है, आप इसे हर महीने बेंगलुरु से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और कुरियर की लागत का भुगतान करने को भी तैयार रहते हैं। एक दिन आपको पता चलता है कि आपके पसंदीदा ब्रांड ने आपके घर के ठीक बगल में अपनी दुकान खोली है। तो क्या आप अभी भी कुरियर मंगाना जारी रखेंगे या बिना किसी अतिरिक्त कीमत के ताज़ी मिठाई पाना चाहेंगे? हम पहले पत्र भेजने के लिए भुगतान करते थे, अब ईमेल है। क्या हम अभी भी हर बार संवाद करने के लिए एक पत्र पोस्ट करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? यह समझा जा सकता है कि जब पूरा परिवहन उद्योग माल के परिवहन से कमाई कर रहा है, तो यह स्वीकार करना कठिन है कि परिवहन गैरमूल्यवर्धक गतिविधि है। लेकिन जरा इसके बारे में सोचें, यदि मनुष्य एक दिन टेलीपोर्टेशन का आविष्कार कर लेता है, तो कौन जाने परिवहन उद्योग गायब हो सकता है। जैसे फोटो पेपर और कोडैक दोनों डिजिटल कैमरे के आगमन के साथ लगभग गायब हो गए। टिम्बुर में आई का मतलब इन्वेंट्री या रखा हुआ माल है। सामग्री इन्वेंट्री तब कहलाती है जब वह निष्क्रिय होती है और अगले मूल्यवर्धक कार्य केंद्र पर ले जाने के लिए इंतजार कर रही होती है। यह भी एक विवादास्पद विषय है। पारंपरिक हिसाब किताब की प्रथाएं हमें सिखाती हैं कि इन्वेंट्री होना अच्छा है। हम यह भी मानते हैं कि इन्वेंट्री रखने से हमारी बिक्री करने की क्षमता में सुधार होता है। यदि आप अधिकांश संगठनों की तरह हैं, तो इन्वेंट्री बहुत होगी, लेकिन ग्राहक जो एक चीज मांग रहा है वह इन्वेंट्री में उपलब्ध नहीं होगी। इन्वेंट्री संभालने में भंडारण स्थान और रखरखाव के लिए लोग लगते हैं और यह पूंजी को भी रोक कर रखता है। हम इन्वेंट्री प्रबंधन के अपने वीडियो में इस विषय पर आगे बात करेंगे। इन्वेंट्री भी मूल्य के पहले परीक्षण में विफल रहता है। उत्पाद के बैठे रहने पर कोई गुण नहीं बदलता है। हाँ, कभी कभी क्षतिपूर्ण परिवर्तन होता है, जैसे जंग लगना या आयु पूर्ण हो जाना, लेकिन वह दूसरे परीक्षण में विफल हो जाता है जहां परिवर्तन वह नहीं है जो ग्राहक चाहता है। इन्वेंट्री और परिवहन दोनों ऐसी वेस्ट हैं जो सामग्री से संबंधित हैं। दोनों ही मामलों में सामग्री ग्राहक के लिए कोई मूल्य वृद्धि किए बिना या तो बैठी है
या जगह बदल रही है। अगले दो अक्षर इम और डब्ल्यू मोशन यानी गति और वेटिंग यानी प्रतीक्षा के लिए हैं। गति या मोशन तब होता है जब लोग कुछ काम करते हैं लेकिन उत्पाद में कोई बदलाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए सामान उठाना, मुड़ना, खींचना आदि। प्रतीक्षा ये वेटिंग तब होती है जब लोगों के पास काम करने के लिए पर्याप्त सामग्री या आदेश या उपकरण उपलब्ध नहीं होते हैं। दो कार्यस्थानों के बीच असंतुलन के कारण एक कार्य केंद्र प्रतीक्षा कर रहा होता है जबकि दूसरा अपना कार्य पूरा कर लेता है। जैसे इन्वेंटरी सामग्री का वेस्ट है, प्रतीक्षा मानव संसाधन का वेस्ट है। पहले चारों वेस्ट मूल्य के पहले परीक्षण में ही विफल हो जाते हैं। इनमें उत्पाद पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब इससे पहले कि हम टिमवुड में पहले ओ को देखें, आइए सूची में अंतिम दो मदों को समझें। अंतिम बिंदु डी दोषों यानी डिफेक्ट्स के लिए है। इसमें कोई संशय या विवाद नहीं है। ग्राहक ने जो मांगा उसके अलावा जो कुछ भी हम बनाएंगे, ग्राहक की दृष्टि में वह एक दोष ही है। यह स्पष्ट रूप से दूसरे परीक्षण में विफल रहता है। हम सारा पैसा और प्रयास लगाते हैं और फिर एक ऐसा उत्पाद प्राप्त करते हैं जिसे हम बेच नहीं सकते। अब हमें या तो इसे स्क्रैप करना होगा या इसके मूल्य को कम करना होगा, जैसे कि इसे 1 सेकंड या घटिया माल के रूप में बेचना होगा या फिर से ठीक करने के लिए काम करना पड़ेगा। यह संसाधनों की कितनी बर्बादी है। दूसरा ओ ओवर प्रोसेसिंग आवश्यकता से अधिक श्रम या प्रयास करने के लिए है। उदाहरण के लिए बोल्ट को बार बार कसना, खराब उत्पाद को ठीक करना आदि। हाँ, खराब उत्पाद को ठीक करना भी एक वेस्ट है। ग्राहक हमें एक अच्छा उत्पाद प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है। यदि हम एक दोष को ठीक करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं जिसे हमारे ग्राहक ने हमें उत्पादन करने के लिए कहा ही नहीं है, तो उस लागत के लिए ग्राहक पर भार डालना लंबे समय में काम नहीं कर सकता है। यह तीसरे टेस्ट में भी फेल हो जाता है। यह पहली बार नहीं है जब आप सही उत्पाद विशेषता बना रहे हैं। और अंत में टिमवुड में पहला ओ ओवर प्रोडक्शन या अति उत्पादन के लिए है। ओवर प्रोडक्शन तब होता है जब हम चीजों को जरूरत से ज्यादा तेज, जरूरत से ज्यादा जल्दी या जरूरत से अधिक बनाते हैं। इन तीनों स्थितियों में से प्रत्येक में हमें अतिरिक्त सामग्री को तब तक रखने की आवश्यकता है जब तक कि ग्राहक इसे खरीदने के लिए तैयार न हो जाए। यह इन्वेंट्री की वेस्ट है। अब चूंकि हम इस सूची को मशीन के बगल में संग्रहित नहीं कर सकते हैं और हमें अगले उत्पादन चलाने के लिए जगह बनाने की आवश्यकता है, हमें इसे एक अस्थायी भंडारण में ले जाने की आवश्यकता होगी और हम परिवहन की वेस्ट करेंगे। जबकि यह सब हो रहा है, कोई निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा की वेस्ट। या लोग उपयुक्त भंडारण सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद विशेषताओं को बदले बिना घूम रहे हैं, यानी गति की वेस्ट। ग्राहक को इसकी आपूर्ति करने से पहले की सफाई ओवर प्रोसेसिंग की वेस्ट है और इस यात्रा में होने वाली सामग्री का कोई भी नुकसान, दोष या डिफेक्ट है। क्या आप देख सकते हैं क्यों ओवर प्रोडक्शन को सभी वेस्ट की जननी माना जाता है? ये मूल 7 वेस्ट थे, लेकिन बाद में 8वें वेस्ट की पहचान की गई। मानव क्षमता की बर्बादी। यह अधिक सक्षम लोगों से कम क्षमता के कार्य कराने की बात करता है। इस वेस्ट से सावधान रहें। इस वेस्ट को हटाने के लिए ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। परंतु इन 7 वेस्ट को जानना क्यों जरूरी है? किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहला कदम यह स्वीकार करना है कि समस्या मौजूद है। यदि आप अपने आसपास फैले वेस्ट को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके पास वेस्ट को हटाने की दिशा में काम करने का कोई कारण नहीं होगा। यदि आपका प्रतियोगी वेस्ट को देखने में सक्षम है और उस पर कार्रवाई करके उससे अपने ग्राहकों की मूल्य वृद्धि करते हैं, तो यह आपके व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, वेस्ट की पहचान करना केवल पहला कदम है। गैरमूल्यवर्धक गतिविधियों को कम करने के लिए कई अन्य प्रयास करने पड़ते हैं। ये वेस्ट अपने आप में समस्या नहीं है, ये केवल एक समस्या के लक्षण हैं। लक्षणों पर काम करने से केवल अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन नुकसान दीर्घकालिक हो सकता है। इसलिए हमें समस्या का पता लगाने और उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे पैरासिटामोल बुखार को कम तो कर सकता है, लेकिन वायरस पर हमला नहीं कर सकता। अगले कुछ वीडियो में हम इन लक्षणों के पीछे के वायरस को पहचानने
और ठीक करने के तरीकों पर गौर करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे अपने जीवन में या अपने कार्यस्थल में प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होंगे। यदि आप एक व्यवसायी हैं और अधिक उत्पादक और लाभदायक बनने में सहायता चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। यदि आप उत्पादकता या गुणवत्ता सुधार के संबंध में अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। कुछ जल्द ही आ रहे हैं। यदि कोई विषय है जिसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें बताएं। हम उन्हें शामिल करने का प्रयास करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।